नमस्कार मित्रों। मैं अनिरुद्ध आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगत सिंह क्लासेस के ऊपर आज बहुत दिनों बाद कोई वीडियो अपलोड होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और उस वजह से बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं यहाँ पर नहीं डाल पाया। अभी भी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, हालांकि दोनों डोज मुझे लग चुकी है वैक्सीन की। स्टिल मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा अभी बीच में वीडियोस नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब जो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा। साथ ही साथ जो भी अभी तक हमने सीखा है परसेंटेज के बारे में, उसको भी अब मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा एक बार। आज जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। आप लोग भी बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट शेयर कीजिएगा। तो उसको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही जल्दी आप लोगों का रिप्लाई भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिल सके। मैं भी चाहता था कि अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आंदोलन हुआ था, उसके अंदर मैं भी आपको सपोर्ट करूं, है ना। क्योंकि चैनल भले ही छोटा है लेकिन इरादा और हौसला बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है। लेकिन कोविड होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, ठीक है। बट आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति एक महीने में 45,000 रुपए बचाता है। अगले महीने में अपना वेतन प्राप्त करने के बाद वह पिछले महीने की बचत से कुछ राशि इसमें मिलाता है। अब कुल राशि पिछले महीने की बचत का 166.66% हो जाती है। अपनी सालगिरह पर वह इस राशि का 66 सही 2/3% को खर्च करने की योजना बनाता है। तो सालगिरह मनाने के बाद शेष राशि कितनी होगी? अब देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब इसको करने की एक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। देखो, उसने क्या किया है, 45,000 रुपए, कितने, 45,000 रुपए वो एक महीने में बचत कर रहा है। ये लो भाई, 45,000 रुपए ये उसकी बचत है। अब उसने क्या किया, अगले महीने जो उसको वेतन मिला प्राप्त करने के बाद पिछले महीने की जो बचत है, जो कि 45,000 है, से कुछ राशि इसमें मिला दी, ठीक है। अब कुल राशि पिछले महीने की बचत का 166 सही 2/3% हो गई। तो बेटा मैंने आपको बताया था 166 को अपने को ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे हम इसे, 100% प्लस 66 2/3%, राइट। यही हम लिखेंगे। आप कहोगे बिल्कुल, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 और 66 2/3 होता है 2/3, ये इसका फ्रैक्शन बना। तो अब जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन के देगा, 3+2 यानी कि 5/3, ठीक है, 5/3। तो ये क्या हो गया, अपने वेतन के प्राप्त करने के बाद वह पिछले महीने की बचत से कुछ राशि इसमें मिला देता है। तो भाई अब जो बचत है ना वो कितनी हो जाती, पिछले महीने की बचत का 166 सही 2/3 यानी कि 5/3%। तो 45,000 का अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/3 कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि 3 से कट जाएगा 15 बार, 15 इंटू 5 75,000 रुपए। ये लो भाई, ये उसकी अब क्या है, टोटल सेविंग आ गई। अब हमारे पास उसकी टोटल सेविंग आ गई। अब उसने बोला कि जब वो अपनी सालगिरह मना रहा है ना, तो उसने इस राशि के 66 2/3% को खर्च करने की योजना बनाई। उसने इसको बोला कि भाई इसका 2/3 मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा। तो भाई अगर वो 75,000 का 2/3 खर्च कर देता है, 2/3 खर्च कर देता है, तो पीछे रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। भाई एक उसका टोटल अमाउंट है, उसमें से 2/3, 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है, यहां पर लिखा है, ठीक है। 2/3 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1/3। तो
75,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 25,000। क्या यही हमसे पूछा था? क्या यही शेष राशि हमसे पूछी गई थी? जी हाँ, तो बस ये हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा सवाल, लेकिन एक लाइन के अंदर इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो देखो, क्वेश्चन की अप्रोच अगर हमें पता हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक लाइन के अंदर उस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया, मैं आपको दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली बार से मैं इन सभी का सीरियल नंबर भी यहां पर लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विश्वविद्यालय में छात्र की संख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ी, फिर अगले वर्ष में 10% घट जाती और तीसरे वर्ष में फिर 5% कम हो जाती और चौथे वर्ष में 10% बढ़ जाती है। चौथे वर्ष के अंत में छात्रों की संख्या में होने वाली कमी अथवा वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि प्रारंभ में विश्वविद्यालय में 2 लाख छात्र हैं। अब देखो भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है और सिंपल सवाल है। आप देखो कि यहां पर क्या हो रहा है, पहले साल 5% का इंक्रीमेंट हुआ, बहुत बढ़िया। अगले साल 10% का डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 5% का डिक्रीमेंट हुआ, है ना, 5% का डिक्रीमेंट हुआ और उसके बाद 10% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20। 1/20। 10% का क्या होता है? 1/10, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? 5% इंक्रीमेंट, यानी कि 20 के ऊपर 1 का इंक्रीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? जो 20 था वो अब कितना बन गया? 21 बन गया। फिर क्या हुआ? 10% का डिक्रीमेंट, जो 10 था उस पे 1 का डिक्रीमेंट, तो जो 10 था वो अब 9 बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। फिर 5% का डिक्रीमेंट, यानी कि -1/20, तो भाई 20 के ऊपर 1 का डिक्रीमेंट, ये लो भाई। फिर 10% इंक्रीमेंट, यानी कि 10 से 11 बन गया, ये लीजिए भाई। अब देखो, अब हमारे पास क्या बना? अब हमारे पास क्या बन रहा है? 20 × 20 400 और 400 × 100, 400 × 100 40,000। ठीक है, 40,000। अब ये 40,000 किसके बराबर है? ये 40,000 बराबर है 2 लाख के। ठीक है, 4 0 से 4 0 कट गए, तो कितने गुना है इसका? 5 गुना है। कितने गुना है बाबू? 5 गुना है। अब चौथे वर्ष के अंत में कितनी हमारे पास जनसंख्या हो जाएगी, वो हमें पता लगाना है भाई। बताओ, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। तो बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग मुझे मैसेज कर दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही मेरे को आपका कमेंट मिलेगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 39,501। 39,501। तो हमें ये तो पता चल गया कि भैया वृद्धि तो नहीं हो रही है, कमी हो रही है इसके अंदर, है ना, कमी हो रही है। अब कितनी कमी हो रही है वो देखो, 1:5 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1:5 के बराबर है। और यहां पे कितने की कमी हुई है? 499 की। कितने की कमी हुई है? 499 की। तो भाई 1:5 के बराबर, तो 499 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यहां पर 4 गया हासिल में 49, 4 गया हासिल में 20, 2495। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी भी स्टूडेंट को इसमें तन्नक सा भी डाउट रहा है क्या? किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें हल्का सा भी डाउट रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई डाउट रहा है तो। ठीक है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल दूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई पेड कोर्स वगैरह मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कभी भी पेड कोर्स की बात नहीं करता। ठीक है, बस अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को करना है बेटा लाइक। क्या करना है? लाइक करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर मैं
इस कोविड के अंदर भी अगर आप लोगों की क्लास लेने का क्षमता रखता हूं, तो ये अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मुझे इतना सपोर्ट करोगे कि भाई मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे। ये आपका खुद का चैनल है, मेरा क्या, ये आपका चैनल है, आपको इसको संभालना है, ठीक है भाई। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, ताकि भाई आपको हौसला मिलेगा तो मुझे हौसला मिलेगा, और मुझे हौसला मिलेगा तो मैं और अच्छे से अच्छे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। विश्वास रखिएगा, आपका जो हमारा, हम जानते हैं कि एसएससी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो भाई इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई एम सॉरी, इन वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को संपत्ति का 2/7वां भाग देता है। शेष धन का 1/3 हिस्सा वो अपने बेटे को और बाकी धन 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है, ठीक है। यदि प्रत्येक बेटी को बेटे के हिस्से के 2/3 भाग के समान हिस्सा मिलता है और 3 बेटियों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस व्यक्ति की संपत्ति कितनी थी? बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कोशिश करिए इसको करने का, इसको करने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखो बाबू, यहां पर आप देखो कि अपनी पत्नी को कितना हिस्सा दे रहा है वो, इसका 2/7वां भाग है ना, 2/7, ठीक है, 2/7 दे रहा है। तो बीच यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, और बेटे को कितना दे रहा है, 1/3, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसी कोई वैल्यू मानेंगे जो 7 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, जो 7 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, आप कहोगे कि सर इन दोनों का एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। हमने कहा कि ये उसकी क्या है, टोटल पूंजी है। हमने कहा ये उसकी टोटल पूंजी है। आप कहोगे हाँ ठीक है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक ऑप्शन तो आपने देखते ही हटा दिया कि भाई ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 21 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा उसने इसका 2/7वां भाग 2/7 उसने किसको दिया, अपनी वाइफ को दिया, अपनी धर्म पत्नी को दिया, अपनी अर्धांगिनी को दिया। तो भाई 21 का 2/7 कितना होता है, 6। ये लो भाई, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब रिमेनिंग कितना बचा, अब रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, अब उसके पास रिमेनिंग बच रहा है 15 रुपए, ठीक है। शेष धन का 1/3 उसने अपने बेटे को दिया। तो ये लो भाई, अब इस शेष का 1/3 वो किसको दे रहा है, अपने सन को दे रहा है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 5 रुपए। बात आ गई समझ में, 5 रुपए। अब क्या बोला, और बाकी धन 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित किया। और जो अब अपनी डॉटर्स को उसने दिया है वो कितने रुपए दिए हैं, 10 रुपए 3 लोगों के बीच में, ठीक है। यदि प्रत्येक बेटी को बेटे के हिस्से का 2/3 भाग प्राप्त होता है, यानी कि जो 5 रुपए बेटे को मिले हैं इसका 2/3 भाग किसको मिल रहा है, बेटी को, और प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है भाई, 2 लाख रुपए। तो ये 10 होता है, 10 से एक जीरो हट गया, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 1/20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 के बराबर आ गया, ठीक है। 1/60,000 के बराबर, लेकिन हमें तो चाहिए 21 अनुपात। तो 21 अनुपात कितना बन जाएगा, इसको 21 से गुणा करवा लो, इसको 21 से गुणा करवा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 12,60,000। सवाल खत्म, 12,60,000। ये लो भाई, ये आपका सवाल हो गया यहां पर खत्म। बताओ कितना सिंपल सा सवाल था। बताओ तन्नक सा भी डाउट रहा है क्या किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल के अंदर? आई एम सॉरी गाइस, बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल के अंदर कोई भी डाउट रहा है क्या? अगर रहा है तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 था आपके सामने, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये देखो, ये पप्पू सवाल आ गया है ना। ये सवाल आते हैं दोस्तों जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है ना, जो छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसे सवाल आपको जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है सवाल में, ये सवाल नंबर क्या है हमारा, 4th है ना। ये लो भैया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। ठीक है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। बहुत ही पप्पू सवाल है, बिल्कुल पप्पू सवाल, एकदम लो लेवल का सवाल है। हमें क्या करना है, हमने बोला तीसरी संख्या जो थर्ड नंबर है वो हम कितना मान लेते हैं भाई, वो हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो भाई पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे वो इससे 10% कम है यानी कि 90, और सेकंड नंबर इससे 20% कम है यानी कि 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, और ये वृद्धि होगी किस पे, 80 पे। तो भाई कितनी बार कट गया, 1/8, और 1/8 हम जानते हैं किसका भिन्न होता है, 12.5% का। देखते ही ये सवाल हल हो जाना चाहिए, इसमें तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे सभी शेर इतने दहाड़ मारने वाले इतने बहादुर हैं कि उनको तो पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी इस सवाल में एटलीस्ट, है ना। पिछले 3 सवालों की मैं नहीं कह सकता, इस सवाल में तो एटलीस्ट आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ा होगा, देखते ही आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है प्यारो, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर, एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 50 है। ठीक है, ए को उत्तीर्ण अंक की तुलना में 10% कम अंक मिले। देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर जी 50 है। ठीक है, 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ए को क्या हुआ, ए को पासिंग आई एम सॉरी, पासिंग मार्क्स से 10% कम मिले। तो भाई 50 का 10% कितना होता है, 5, यानी कि उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, कितने। ठीक है, बी को ए की तुलना में 11.11% कम मिला। 11.11% बोले तो 1/9, 1/9, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो बी है ना, बी, उसको ए का 8/9 भाग मिला है। अब आप कहोगे 8/9 भाग कैसे, तो देखो दोस्तों 11.11% इसका भिन्न होता है 1/9। अब इतने मार्क्स कम मिले हैं तो ये लो 9 पे 1 की कमी कर दो, 9 पे 1 की कमी कर दो, तो कितना बचा, 8। तो इसका 8/9 कितना हो जाएगा, ई लो बाबू, ये 40 बन गया। बात आई समझ में। और सी को ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से 38% अंक कम मिले हैं, यानी कि जो सी है ना, उसको इन दोनों का जो टोटल है जो 85 बन रहा है, उससे 38% कम मार्क्स मिले हैं। 38% कम मार्क्स मिले हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि 38% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 38% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 38/100। 2 से काटेंगे तो 19/50, 19/50, यानी कि 50 के ऊपर 19 की कमी कर दो, 50 के ऊपर 19 की कमी कर दो, है ना। तो भाई अब अगर मैं इसको निकालू तो ये कितना बन जाएगा, 31/50, 31/50। ठीक है, तो अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि अगर मैं इसको 5 से काटता हूं तो ये कटेगा 17 बार, इसको 5 से काटा तो ये कटेगा 10 बार। ठीक है, 17 × 31/10 करना नहीं है, करना नहीं है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि 3 में 31 में 10 का भाग दोगे तो ये कितना बनेगा, 3.1 बनेगा। बिल्कुल, 17 को 3.1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पे 51 आ जाता है, और पासिंग मार्क्स तो 50 ही है। तो बताओ सी पास हुआ या फेल हुआ, पास हो गया, खत्म। अरे भाई क्यों पास हुआ, 17 × 3.1 कितना बनेगा, 17 एकम 17, और ये लो, ये इसका आंसर आएगा 52.7। ये क्या होंगे, सी के मार्क्स होंगे, ये क्या होंगे, सी के मार्क्स होंगे। और सी के मार्क्स आपको पता है कितने हैं, 52.7, पासिंग मार्क्स है 50। तो बताओ सी पास हुआ या फेल हुआ, बस क्लियर है, देखते ही पता चल रहा है हमें, है ना।
तो भाई इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6, बहुत ही बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का योग 84 है। एक संख्या में 15% की कमी की जाती है और दूसरी संख्या में 19% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं समान है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखो भाई, ये सवाल जो है ना, इसको आपको करना है मेंटली सॉल्व करो इसको। भाई एक चीज सिंपल सी बताओ कि मान लो दो संख्याएं हमने मानी ए और बी, ए और बी। अब जब ये दोनों आपस में समान हो रही है ना, दोनों संख्याएं आपस में समान हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनका अनुपात भी समान है ना, इनका अनुपात भी समान है। आप कहोगे बिल्कुल, अगर इनका अनुपात समान है तो भाई पहली संख्या में 15% की कमी हुई तो वो डाल दो आप नीचे वाली में, तो 15% कमी बोले तो 85, दूसरी वाली में 19% की वृद्धि, ये लो, बात आ गई समझ में, है ना। तो अब इसको काट दो, किससे काटेंगे? 17 से काटेंगे। 17 से कटेगा 7 बार, 17 से कटेगा 5 बार। ठीक है, इन दोनों का योग हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 12, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 84। कितने गुना? 7 गुना। कितने गुना? 7 गुना। तो इनके बीच का अंतर आपको बताना है। अंतर कितना हो रहा है भाई? अंतर कितना हो रहा है? 2। 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 7, तो 2 रेशियो विल बी इक्वल्स टू 14। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा आई एम सॉरी, इससे ज्यादा समय आपको इस सवाल पे नहीं लगाना है। बताओ क्या कोई समस्या हुई इस सवाल में? क्या कोई समस्या हुई इस सवाल में? तो बताइए, है ना, कमेंट करके बताइएगा अगर इस सवाल में कोई भी समस्या रही है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं नहीं रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 7, एक सुनार ने विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए हीरे के हार को बनाया और विक्रय मूल्य को 10 लाख रुपए निर्दिष्ट किया था। बहुत बढ़िया। कच्ची सामग्री पर इस हार को बनाने में सोनार ने 3 लाख रुपए का निवेश किया था और 2 लाख रुपए के श्रमिक शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्ची सामग्री की लागत का 20% सोने का था तो सोनार ने सोने की खरीद में कितनी वास्तविक राशि खर्च की थी? बताओ, कितना प्यारा सवाल है भाई, कितना प्यारा सवाल है और कितना सिंपल सवाल। मतलब ये गारंटी है कि जो पढ़ने वाला अच्छा विद्यार्थी होगा ना, है ना, वो तो इसको देखेगा बिना पेन उठाए, सिर्फ इसको देखेगा और इसको देखेगा और उसका आंसर आ जाएगा 3,60,000 रुपए। ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा 3,60,000 रुपए। अब कई विद्यार्थी कहेंगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आ गया 3,60,000, हमें तो पता भी नहीं चला। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं आपको समझाता हूं इसका कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज है। उसने कच्ची सामग्री पर 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, अब जो कच्ची सामग्री है ना, वो सोने की लागत का 20% था। जो कच्ची सामग्री है वो क्या था? ठीक है, जो क्या है, यदि कच्ची सामग्री के लागत का 20% सोना था, इसका 20% सोना था, तो भाई इसका 20% कितना होगा? इसका 20% कितना होगा? एक जीरो हटाओ, 10%। ठीक है, तो 10% 30,000, तो 20% 60,000। तो भाई 3 लाख अगर सिर्फ कच्ची सामग्री है और 60,000 सोने का मूल्य है, तो टोटल कितना हो गया? 3,60,000। खत्म सवाल, सवाल खत्म। ये लो ऑप्शन नंबर 3। सिंपल, बहुत सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल। ठीक है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी का जो पेपर होगा उसके अंदर। ठीक है, वहां पर ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पे। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों में से 72% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 82% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 80 था तो उपस्थित लड़कों की संख्या निर्धारित कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ कैसे करोगे? अब कई लोग कहेंगे कि सर क्या हम इसके अंदर वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट लगाएं? तो वेन डायग्राम तो नहीं लगेगा भाई, वेन डायग्राम तो इसमें नहीं लगेगा। अब क्या करें? तो अब हमें पता होना चाहिए
अब हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक तरफ हमने ली गर्ल्स, ठीक है, एक तरफ हमने लिए बॉयज। गर्ल्स कितनी पास हुई है? 72%। और बॉयज कितने पास हुए हैं? 82%। टोटल कितने पास हुए? 80%। ये लो, घटाओ, 72 में से 80 को घटाया 8%, 82 में से 80 को घटाया 2%। रेशियो कितना बन गया? 1:4। ठीक है। हमने कहा एक लड़की है और 4 लड़के, तो हमारे हिसाब से टोटल है 5। क्वेश्चन कह रहा है टोटल है 500। तो भाई 5 किसके बराबर हो गया? 500 के। तो एक बराबर हो जाएगा 100 के। एक बराबर 100, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 4 के अनुसार 400। खत्म सवाल। सवाल खत्म दोस्तों। बताओ कोई समस्या हुई क्या इसके अंदर? इसके अंदर अगर किसी विद्यार्थी को जरा सी भी डाउट रही है तो एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। इस सवाल में तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल था भाई ये, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का सवाल था, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट रहा होगा। अगर रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कक्षा में कुल छात्रों में से 55% लड़के हैं। कक्षा में केवल 2 विभागों के छात्र हैं, कला और विज्ञान। कला के छात्र विज्ञान के छात्रों के 80% है और उनके बीच का अंतर कितना है? 60%। तब कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? बताओ। कितना बढ़िया सवाल है। ट्राई करो एक बार इसको, एक बार इस सवाल को ट्राई करके देखो, है ना। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को ट्राई करो जल्दी से। बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, कला के छात्र विज्ञान के छात्र का 80% है, यानी कि ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं और ये साइंस वाले स्टूडेंट हैं। 80 का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5, यानी कि 4 आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो साइंस के कितने विद्यार्थी हैं? 5। ठीक है। इनके बीच का अंतर है 1, लेकिन क्वेश्चन ने कहा अंतर कितना है? 60। अब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो भाई सबसे पहले तो टोटल देखो, टोटल कितने हैं? 9। 9 बराबर 540। इस 540 में से 55% लड़के हैं। 55 का भिन्न होता है 11/20। 11/20 इसका कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 27 बार। 27 इंटू 11, 270 और 27 297। ये लो, ये इसका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत हुई क्या इस सवाल में? है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल सवाल था ये तो, है ना। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से सबको समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 10, है ना। प्रश्न संख्या 10 की तरफ अब हम बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। भाई अभी तक अगर किसी ने वीडियो देख लिया है ना, यहां तक वीडियो देख लिया, यानी कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए प्लीज, मुझे आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है भाई भगत सिंह क्लासेस, आप लोगों का है, मेरा नहीं है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, इसको और आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। 2 संख्याएं a और b हैं। a के 75% और b के 45% का योगफल 171 के बराबर है और a का 50% b के 25% से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है? बताओ भाई। बढ़िया सा सवाल है ना। ये बढ़िया सा सवाल है, सिंपल है यार, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी को भी कोई समस्या रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा हिंट जरूर दे देता हूं। ए का 75% और बी का 45%। देखो दोनों ही क्या है? 15 के मल्टीपल है। तो अगर दोनों में से 15 हम कॉमन ले ले बेटा, 15% हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? 5a प्लस 3b किसके बराबर है? 171 के बराबर है। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ए का 50% और बी का 25%, दोनों ही 25 के मल्टीपल है ना, तो इसमें से 25% कॉमन ले लो। ठीक है, 25% कॉमन ले लो। अब यहां पर क्या बचेगा, 2a माइनस बी। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इतना अधिक है। ठीक है, बराबर है 15 के, बराबर है 15 के। बस हो गया, सवाल खत्म। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब आपको बताना है a माइनस बी क्या रहेगा। भाई इतना सा तो कर सकते हो ना, इतना सा तो कर सकते हो ना बाप, है ना, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और जो इसका आंसर देगा भाई, उसका कमेंट में लाइक करूंगा, उसका कमेंट में लाइक करूंगा पक्का। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। किसी देश के किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में उद्योगों की कुल संख्या लगभग 1500 है। यदि सरकार उस क्षेत्र में उद्योगों की संख्या में हर वर्ष 15% की वृद्धि करने का निर्णय लेती है, तो 2 वर्ष बाद उस क्षेत्र में उद्योगों की अनुमानित संख्या क्या होगी। सिंपल, बहुत सिंपल। देखो कैसे करोगे। पहले साल 15% इंक्रीमेंट, दूसरे साल 15% इंक्रीमेंट, दोनों का क्या निकाल लेंगे, सक्सेसिव। 15 इंटू 15, 225/100 यानी कि 2.25। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 32.25%। इतने का टोटल इंक्रीमेंट होना चाहिए किस पे, 1500 पे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1500 का 10% कितना होता है, 1500 का 10%, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या। कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है भाई ये। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। 1500 का 10% है 150, तो 30%, 450, प्लस 1500 का 10% 150 है, तो 1% 15, तो 2% 30। 2% कितना हो जाएगा, इतना। इसका 25%, 25% कितना हो जाएगा भाई, इसका 25% कितना हो जाएगा, यानी कि 0.25 कितना हो जाएगा इसका 25% हो जाएगा दोस्तों आपके पास कितना, लगभग लगभग हो जाएगा 0 से 0, 3.75, 3.75। तो इन सबको जोड़ो, कितना हुआ, 480, 483.75, 483.75। जो पहले उद्योग 1500 थे, अब उसमें 483.75 और जुड़ चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 984 लगभग, क्योंकि 1984, क्योंकि होगा कितना, 1983.75, लेकिन लगभग में दिया है तो 1984 हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आ रहा है आप लोगों के लिए एक सिंपल सा होमवर्क क्वेश्चन। तो भाई आज के सेशन में मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, कितने, 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आप करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स जरूर बताओगे। ठीक है, सो आज के सेशन को करते हैं यहीं पर अब दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।